नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर दूसरे के अगले पार्ट के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में और रक्त के बारे में। रक्त और मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में अपन पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों को जो सिलेबस है विज्ञान का तो पूरा 100% पूरा करवा दिया जाएगा और SST साथ में चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आपका पूरा करवा दिया जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऑफलाइन क्लासेस छोड़ के आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से हमें मोटिवेट होकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं दो नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, एक तो है राजेश मीना जो हमें बहुत ही अच्छा कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और एक होता है फिट हिट नाम से जो कमेंट्स करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कमेंट आते हैं आपके, जिसकी वजह से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारे जिन्होंने कमेंट किए हैं उनका भी धन्यवाद सभी का, जो कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब कर रखें। तो आज की क्लास में पर शुरू करते हैं अगला अपना मानव हृदय के बारे में, और पढ़ेंगे अगला तंत्र, परिसंचरण तंत्र, यानी अपने शरीर के अंदर रक्त का, रुधिर का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे हर जगह पहुंचता है, उसके बारे में, और रक्त के बारे में, यानी रक्त के कितने समूह में बांटा गया है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो पहले अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं रक्त के बारे में, ताकि रक्त के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर अपन बात करेंगे इसके परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त का परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त का सर्कुलेट करता कौन है, अपना हृदय, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं रक्त के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, तरल का मतलब क्या होता है, द्रव अवस्था में। संयोजी मतलब संयोग से। ऊतक मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का समूह, जिसे अपन ऊतक कहते हैं। जो एक जगह से कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऊतक। ये क्या करता है, जो मानव में पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना, यानी ये पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और साथ में कोशिकाओं से उपापचय यानी पाचन की क्रिया के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को तो कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और वहां से बाद में जो ऊर्जा मिलने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसका क्या करते हैं, वापस लेके भी आता है। तो रक्त का ये काम है। रक्त का pH 7.4 होता है, ये आप सभी को ध्यान में होगा, नहीं तो अच्छी तरह याद कर लें। पेपर में पूछा हुआ एक नंबर में रक्त का pH कितना होता है, तो 7.4 होता है। इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कम ज्यादा होता है तो स्वास्थ्य खराब होने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो रक्त का pH फिक्स होता है 7.4। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर भी 1% बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है। देखो, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। ये लाल अस्थि मज्जा होता कहाँ है, अपनी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उसके बीच में, हड्डियों के बीच में देखो खोखला क्षेत्र होता है, वहां पर एक मुलायम पदार्थ पाया जाता है जिसके अंदर रक्त का निर्माण, यानी लाल अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है, जिसमें दो तरह के रक्त बनते हैं। एक तो ये लाल कलर का बनता है, लाल रक्त कणिका जो होता है रक्त का निर्माण, और एक पीले कलर का पित्त रस भी वहां पर, सॉरी पित्त रस नहीं, पीले कलर का एक और पदार्थ बनता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। जबकि भ्रूण अवस्था में, यानी जब बच्चा मां की पेट में होता है या फिर जब पैदा होने के बाद बहुत छोटा बच्चा होता है, तो उसमें अब उस अवस्था में क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा में नहीं होता। वहां पर किसमें होता है, रक्त का निर्माण पलीहा में होता है। नवजात शिशुओं में, नवजात शिशु होते हैं या मां के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, पलीहा में। पलीहा कहाँ होता है, अपने पेट के बाईं तरफ ऊपर की साइड थोड़ा होता है। अपना जो पेट होता है, यानी जैसे यहाँ पर पेट है तो इस साइड में बाईं तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ पलीहा होता है, जिसके अंदर निर्माण होता है इसका रक्त का। ये किसमें होता है, भ्रूण अवस्था में या नवजात शिशु में बच्चे, इसमें निर्माण होता है बच्चे में। उसके बाद रुधिर को दो भागों में बांटा जाता है, एक द्रव भाग होता है और एक ठोस भाग। द्रव भाग मतलब तरल वाला भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस वाला भाग कोशिकाओं से बना होता है। रुधिर यानी रक्त को दो भागों में बांटा जाता है, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। द्रव अवस्था को प्लाज्मा और ठोस अवस्था को कोशिका कहते हैं। उसके बाद रक्त के जो अलग अलग 3 प्रकार में बांटा जाता है, कौन कौन से हैं, एक तो होता है लाल रक्त कणिका, जिसको अपन आम भाषा में RBC बोलते हैं। एक होती है लाल रक्त कणिका जिसको अपन बोलते हैं RBC। दूसरा होता है सफेद रक्त कणिका, सफेद मतलब व्हाइट, R मतलब रेड, सफेद मतलब व्हाइट, WBC। और तीसरा होता है बिंबाणु, या जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो रक्त के 3 प्रकार है, लाल रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका और बिंबाणु। तो इसका आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखिए जो अपने पढ़े थे, ये जो लाल रक्त कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये रक्त के प्रकार नहीं, रुधिर कोशिकाओं के रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उनके प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये रुधिर कोशिकाओं के प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इसके अंदर जो आपने पढ़ा था एक द्रव भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। ठोस भाग के अंदर जो कोशिकाओं से बना होता है, उस कोशिकाओं को 3 प्रकार से बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में, यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से ही अपना रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, लाल रंग का कारण क्या है अपने रक्त का? तो अपने रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का कलर लाल होता है। तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, रक्त का कलर लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से। ठीक है, ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन का मतलब इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपन पढ़ते हैं कोशिकाओं के बारे में, क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। तो ये केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है, यानी एक बार जो ये कोशिका आरबीसी बन जाती है तो लगभग इनकी औसत आयु 120 दिन होती है, उसके बाद ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं सफेद रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी अपने को शरीर को स्वस्थ रखने में, यानी दूसरे हानिकारक जीवाणु उनसे प्रतिरक्षा करती है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, जो आपने पढ़ा था भी, लाल अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर इनका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट कह दो या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कह दो। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये क्या होती है? रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब क्या होता है? इनका कोई भी कलर नहीं होता है, ये पानी जैसी होती है। तो इसमें इसका मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगर हीमोग्लोबिन होता तो इसका रंग भी क्या हो जाता? लाल हो जाता। तीसरे बात करते हैं बिंबाणु। बिंबाणु को क्या कहते हैं? इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इसका नाम। जैसे इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है, यानी ये 10 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है अपने आप ही। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमने का कार्य करती है, यानी अपने कहीं चोट लग जाती है, खून आने लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में खून अपने आप रुक जाता है, वहां पे खून जम जाता है, यानी खून का जमना वो क्या कहलाता है? ये कार्य करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में। यानी आपको प्रश्न बन सकता है रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है? तो बिंबाणु होती है। ठीक है, बिंबाणु भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं, ये भी क्या है? केंद्रक विहीन। इनमें भी क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये था रुधिर कोशिकाओं के प्रकार तीनों। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन रक्त के कार्य, यानी रक्त अपने शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छी तरह ध्यान से समझिए और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आपको याद भी रह जाए। तो देखो रक्त के कार्य कौन कौन से? एक तो क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी अपने हृदय से सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और सभी अंगों से ऑक्सीजन को लाकर कहां पर? हृदय में, सॉरी। तो सबसे पहला देखो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है और सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आता है, जो अपन सांस के साथ वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक कार्य हो गया। पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाना। दूसरा काम क्या है? अपन जो पोषक तत्व भोजन करते हैं तो पोषक तत्व होते हैं, उसको भी सभी अंगों तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। तीसरा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है? शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। अपन देखते हैं कभी कभी बुखार हो जाता है तो अपना ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? सारा का सारा ताप नियंत्रित कौन करता है? ये रक्त करता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार हार्मोन का परिवहन करता है, यानी अपने शरीर के अंदर कितने कौन से हार्मोन की कितनी आवश्यकता है उसको भी नियंत्रित कौन करता है? ये रक्त करता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन अपने रक्त के अंदर होता है, जो शुगर को बढ़ा या घटा देता है, तो ये कार्य इसके द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर का पीएच नियंत्रित करता है। शरीर का पीएच मतलब कितना अम्लीय और क्षारीय अपन बात करते हैं तो उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, ये अपने शरीर का पीएच को नियंत्रण रखता है। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, यानी जो अपने शरीर के अंदर अपन भोजन लेते हैं, जो आवश्यक तत्व वो उपयोग कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है
या ऑक्सीजन के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो बच जाते हैं उनको भी अलग कौन करता है, रक्त ही उनको अलग करता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो गया, इनको भी अलग कौन करता है, रक्त करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था रक्त के कार्य। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं रक्त के प्रकार। रक्त को आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन क्या होते हैं, एक तरह से अपन कह सकते हैं प्रोटीन। आरबीसी जो होता है आपने पढ़ा था लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, उनकी सतह पर, जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, तो इनकी सतह पर, यहां पर इनकी सतह पर क्या है, एक प्रतिजन पाया जाता है, ठीक है। उनके आधार पर रक्त को क्या है, चार अलग अलग समूह में बांटा गया। इसके ऊपर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है उसके आधार पर चार समूह में अलग अलग में बांट दिया है। कौन कौन सा, एक होता है ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं ए प्रतिजन है, आरबीसी के सतह पर ए प्रतिजन पाया जाता है, जिसको ए समूह का ना रक्त समूह ए होता है। अपन कहते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, तो ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, बी कहते हैं, ए बी कहते हैं, ओ कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए ए कौन कहता है, ए जिनकी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन पाया जाता है वो लोग कहते हैं मेरा रक्त समूह कौन सा है, ए है, ब्लड ग्रुप ए है। जिनकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन पाया जाता है वो कहते हैं मेरा ब्लड ग्रुप बी है। और जिनके व्यक्तियों के ए और बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं, इनके क्या है, ए प्रतिजन भी होता है इनकी सतह पर, आरबीसी पर दोनों ही होते हैं, साथ में उपस्थित होते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है मेरा ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले वो व्यक्ति होते हैं जिनकी आरबीसी की सतह पर कोई भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ना तो ए प्रतिजन होता है ना ही बी प्रतिजन होता है। तब यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, क्रॉस, यानी कोई भी प्रतिजन नहीं होता, कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो वो होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला। अब अपन देखते हैं कि कोई ऐसे नहीं बताता ए ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, इस तरह से बोलते हैं। तो इसके अलावा भी आरबीसी पर एक और समूह पाया जाता है, रक्त का एक और प्रकार पाया जाता है, एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं आरएच प्रतिजन। आरएच प्रतिजन एक और नाम का मतलब प्रतिजन पाया जाता है, आरएच प्रतिजन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो आरएच धनात्मक यानी प्लस, और एक आरएच ऋणात्मक यानी माइनस, प्लस और माइनस। तो देखते हैं इनकी सतह पर, देखो सभी की, जैसे मान लो एक व्यक्ति है आर, जिनकी सतह पर आरएच उपस्थित होता है, ए और बी, ए बी, और इसके अलावा एक और प्रतिजन होता है जिसको कहते हैं आरएच, जिनके उपस्थित होता है उनके आगे लगा देते हैं ए पॉजिटिव, और जिनमें होता ही नहीं आरएच उनके आगे नेगेटिव लगा देते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ए, जिसके क्या है, रक्त प्रतिजन ए प्रकार का है और उसके प्रतिजन कौन सा है, आरएच उपस्थित है, तो वो क्या कहेगा, मेरा ब्लड ग्रुप है ए प्लस, ठीक है। ए प्लस होने का मतलब है ए प्रतिजन है उसकी सतह पर और साथ में आरएच कारक भी उपस्थित है। अगर आरएच कारक उपस्थित नहीं होता है तो अपन आरएच उसको ए नेगेटिव कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों के चारों समूह होते हैं, ठीक है। तो इसको आप भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर कौन कार्य करता है, इसका मुख्य अंग। तो परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का संयोजन होता है। आपको पता है कई अंग मिलकर इनका निर्माण करते हैं। एक तंत्र में क्या होते हैं, अपने बात किया था, अंग होते हैं। देखो सबसे छोटी का कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से क्या बनते हैं, अंग, अंग से क्या बनते हैं, तंत्र, ठीक है। जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य, ये क्या काम करता है तंत्र, कोशिकाओं के मध्य गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्टों का क्या करता है, परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। या तो मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना हृदय है, ये हृदय के चार भागों में ये हो गया हृदय, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, रक्त इस तरह से घूमता है। क्या आपको पता है, ऊपर वाला होता है आलिंद और नीचे वाला होता है निलय। तो आलिंद से, इस आलिंद से क्या होता है, अशुद्ध रक्त पूरे शरीर के अंदर से, देखो पहले यहाँ से शुद्ध रक्त जाता है पूरे शरीर के अंदर, फिर यहाँ से क्या होता है, पूरे शरीर में यूज हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त किसके अंदर आता है, इस निलय के अंदर आता है।
ठीक है। इस नीले से फिर ऐसे ये सर्कुलेट होता रहता है, यानी बंद प्रकार का, कहीं भी अंदर से खुला नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मानव के अंदर। इसमें क्या होता है, रक्त आता है, इस तंत्र के अंदर रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां इसके अंदर सम्मिलित होती है परिसंचरण तंत्र के अंदर। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा इसके अंदर लसिका भी पाई जाती है। जैसे रक्त के अलावा एक और द्रव्य पाया जाता है जिसको कहते हैं लसिका, ठीक है। इसका परिवहन, ये भी क्या है, परिवहन का हिस्सा है, ये भी शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है। लसिका का गमन लसिका तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लसिका तंत्र के द्वारा, ठीक है। यह एक खुला तंत्र है, जैसे ऐसे नहीं है सर्कुलेट होके वापस आएगा। जैसे एक बार यहां से हृदय से निकल गया तो फिर वापस हृदय में नहीं आता है, वो सभी अंगों तक पहुंचता रहता है, जाता रहता है, एक ही तरफ चलता रहता है, तो वो होता है खुला तंत्र। इस तंत्र का केंद्र क्या होता है, ये जो परिसंचरण तंत्र होता है इसका केंद्र होता है हृदय। अपना जो परिसंचरण तंत्र है इसका केंद्र क्या होता है, हृदय होता है, जो रक्त को निरंतर क्या करता है, रक्त वाहिनियों में पंप करता रहता है। जैसे ही ये प्रेस होता है, यानी इसमें दाब पड़ता है, संकुचन होता है, तो सभी अंगों तक रक्त पहुंचता है, और स्थिर होने से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय के अंदर आता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, पंपिंग के द्वारा रक्त सभी अंगों तक पहुंचता रहता है। इसको भी आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपन मानव हृदय के बारे में, ठीक है। तो मानव हृदय क्या है, परिसंचरण तंत्र का एक अंग है, ठीक है। तो देखते हैं मानव हृदय क्या है, पेशीय ऊतकों से बना मानव हृदय मासल यानी मांस से बना हुआ, खोखला यानी बीच में से खोखला होता है, और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। बंद मुट्ठी के आकार का होता है और कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। जैसे अपनी बंद मुट्ठी होती है इतने ही आकार का होता है ये, और लाल रंग का होता है। हृदय को 4 कक्षों में बांटा जाता है। ये जो हृदय है इसको 4 कक्षों में ऐसे बांटा जाता है। ये मान लेते हैं हृदय है और इसको 4 कक्षों में ऐसे बांट दिया जाता है, ठीक है। ऊपरी कक्ष छोटे, जिन्हें आलिंद कहते हैं। ऊपरी कक्ष देखो आपको छोटे दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, आलिंद, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीलय। नीचे वाला को कहते हैं नीलय, ठीक है। नीचे वाले बड़े होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। हृदय अपनी एक धड़कन में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे अपन एक चक्कर कहते हैं तो हृदय एक बार धड़कता है, एक बार हृदय पंप होता है और रक्त को बाहर भेजता है। आपने को पता है सामान्य अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार, ठीक है। तो एक धड़कन में क्या होता है, एक चक्कर पूरा होता है। आलिंद में नीलय के संकुचन व स्थिलन से हृदय रक्त को पंप करता है। संकुचन मतलब सिकुड़ना और स्थिलन मतलब फैलना। सिकुड़ने और फैलने से हृदय लगातार ऐसे संकुचन फैलता सिकुड़ता फैलता रहता है, जिससे क्या होता है, रक्त पंप होता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि रक्त का अशुद्ध, शरीर का अशुद्ध जो रक्त होता है वो किसके अंदर आता है, महाशिरा द्वारा किसमें आता है, दाएं नीले के अंदर। ये जो नीले है, नीचे वाले दोनों नीले हैं, ये इधर वाला होता है दायां और इधर वाला होता है बायां, ठीक है। वैसे हाथों देखो इधर खड़ेगा तो इधर वाला कौन सा हो गया, दायां, और इधर वाला बायां, ठीक है। तो देखेंगे शरीर में अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। तो दायां आलिंद कौन सा, ऊपर वाला भाग। तो यहां से क्या आता है, शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, जो अशुद्ध रक्त है वो यहां से शरीर के अंदर, शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो यहां से हृदय के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। यहां से प्रवेश करने के बाद में यहां वॉल द्वारा क्या होता है, इसमें जाता है, नीले में जाता है, दाएं आलिंद के अंदर आता है। इधर आपको पता है दायां है और इधर बायां, ठीक है। तो इससे क्या जाता है, दायां ऊपर वाला आलिंद नीले में आता है, नीचे वाला क्या है, नीले, ऊपर वाला आलिंद, आलिंद से क्या आता है, नीले में आता है। फिर यहां से आने के बाद में क्या होता है, ये जाता है यहां से फेफड़ों में। यहां से किस में जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा, वहां कुप्पिका होती है जो रक्त को क्या कर देती है, उसको शुद्ध कर देती है, और उसके अंदर ऑक्सीजन लेके और वो सीधा आके किस में आता है, जो फेफड़ों से आ रहा है यहां से जाता है फेफड़ों में, और जो फेफड़ों से आएगा वो कहां आएगा, सीधा इसके अंदर बाएं आलिंद के अंदर आता है। बाएं आलिंद के अंदर कौन सा रक्त आ रहा है, देखो शुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक है। शुद्ध रक्त आता है यहां से बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त आने के बाद में क्या होता है, ये बाद में इससे वॉल से यहां जाता है, एक वॉल होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये नीचे वाले यानी नीले में चला जाता है, दाएं बाएं नीले के अंदर जाता है। बाएं नीले से क्या होता है, ये पूरा का पूरा कहां है, पूरे शरीर के सभी अंगों तक भेज दिया जाता है, सभी अंगों तक भेज दिया जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये पूरा देखो शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा आलिंद के अंदर आता है, दाएं आलिंद से कहां एकत्रित होने के पश्चात वॉल द्वारा काम होता है, तो दाएं नीले के अंदर चला जाता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में चला गया, ठीक है। दाएं
दाएं नीले के संकुचन से रक्त धमनियों द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। फिर कहां पहुंचता है? फेफड़ों तक पहुंचता है, जहां श्वसन क्रिया द्वारा रक्त को क्या किया जाता है? शुद्ध यानी ऑक्सीकृत किया जाता है, शुद्ध करके उसे ऑक्सीजनेट किया जाता है। शुद्ध रक्त इस फुफ्फुस द्वारा यहां से कहां पहुंचता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा, ये जो शिरा होती है इसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं, यहां से होते हुए और कहां पहुंचता है? बाएं आलिंद के अंदर पहुंचता है, बाएं आलिंद में प्रवेश करता है नीले के संकुचन से। फिर ये क्या करता है? इसके संकुचन से यहां वॉल द्वारा यहां पर आता है। फिर नीले के संकुचन से क्या होता है? महाधमनी द्वारा रक्त सभी अंगों तक भेज दिया जाता है, फिर इससे सभी अंगों तक पहुंचता रहता है। यह चक्कर निरंतर चलता रहता है, फिर एक बार ऐसा होता है, फिर बार-बार ऐसा होता रहता है। जब एक चक्कर होता है उसको कहते हैं हृदय चक्कर कहा जाता है, एक हृदय चक्कर। जब एक बार ये सर्कुलेट होता है यानी अशुद्ध रक्त यहां से आया, यहां के आने के बाद यहां फेफड़ों में गया, फेफड़ों जाने के बाद में यहां से होते हुए बाएं आलिंद के अंदर, बाएं नीले के अंदर, फिर पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से वापस यहां पहुंचेगा। तो ये एक चक्कर होता है। एक चक्कर में क्या है? एक हृदय चक्कर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मानव हृदय का चित्र ये आप देख सकते हैं, ये मानव हृदय का चित्र है, आप इसको कॉपी में बना। इसके बाद देखते हैं अपन मानव हृदय के बाद में दोहरा परिसंचरण तंत्र या द्विसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है दोहरा परिसंचरण तंत्र या द्विपरिसंचरण तंत्र क्या है या ये इसे क्यों कहते हैं द्विपरिसंचरण तंत्र। देखो परिसंचरण तंत्र प्रक्रिया में रक्त दो बार हृदय से गुजरता है। जैसे अपने बात की थी हृदय के बारे में, तो हृदय को इसको चार भागों में बांटा था। आपको पता है अशुद्ध रक्त यहां से आता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। यहां से रक्त जाता है फेफड़ों में, यहां से जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से कहां जाता है? ये आता है इधर, ये है बायां और ये है दायां। ऊपर वाला होता है आलिंद और नीचे वाला होता है नीले, ये दोनों है नीले। तो देखो अशुद्ध रक्त यहां से आया, पहले एक बार हृदय में आया, यहां से गया फेफड़ों में, तो एक बार हृदय से गुजर गया, फिर उसके बाद फेफड़ों से वापस देखो हृदय में आता है, और हृदय से आने के बाद में दोबारा यहाँ हृदय में आया है, और हृदय में दूसरी बार गुजरा, फिर यहां से शरीर के अंदर जाता है। तो एक चक्कर में हृदय कितनी बार, एक चक्कर में रक्त कितनी बार हृदय से गुजरता है? दो बार हृदय से गुजरता है। देखो एक बार अशुद्ध रक्त यहां से आता है और दूसरी बार शुद्ध रक्त, तो दो बार हृदय में से गुजरता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, शरीर में हृदय में अशुद्ध रक्त तथा फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है। शुद्ध रक्त बाएं नीले से धमनी द्वारा शरीर में भेजा जाता है। अब देखो ये बाएं नीले है, यहां से पूरा शरीर के अंदर सभी अंगों तक भेजा जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि एक चक्कर में दो बार रक्त हृदय में से गुजरता है, इस कारण इसको द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक होता है फुफ्फुस और एक यार बार यानी फुफ्फुस में, और दूसरा देहित में यानी शरीर के लिए जाता है। इसके बाद देखो रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां किसे कहते हैं? जिसके अंदर से रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। तो क्या है? शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है, यानी सभी अंगों तक रक्त कैसे पहुंचता है? रक्त वाहिनियों द्वारा, ठीक है। इस वाहिनियों द्वारा रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है, यानी सभी के सभी अंग या कोशिकाओं तक रक्त सभी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, वो रक्त वाहिनियों द्वारा पहुंचता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है रक्त वाहिनियों को। एक होती है धमनी, जिसके अंदर शुद्ध रक्त चलता है, शुद्ध रक्त, या जिसको कहते हैं जिसके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और ये होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कह दो, या जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। यानी धमनियों से कौन से? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, या ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। और वही बात करें शिरा की, तो इसमें अशुद्ध रक्त यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, या विऑक्सीकृत विषय कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत, विऑक्सीकृत मतलब बिना ऑक्सीजन मिले हुए, यानी ऑक्सीजन के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मिले हुए रक्त का संचरण करती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह देखकर और नोट्स लिखकर इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। आपकी जो कई कमेंट्स आ रहे थे रिक्वेस्ट के, सर
इसका चित्र बनाना सिखाइए। तो लास्ट में एक वीडियो में सभी के सभी चित्र बनाना एकदम सिंपल तरीके से बता दिया जाएगा ताकि आप उसको अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, तो आपको जो इतने अच्छे कमेंट्स के लिए फिर से एक बार और धन्यवाद। और आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।